Okay, now we will discuss about internal audit. किन किन कंपनीज को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, डेफिनेशन एंड अदर स्टाफ, राइट. सो नाउ व्हाट इज इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट होता क्या है? इंटरनल ऑडिट बेसिकली एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है. व्हाट इज इट? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन. ये एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या? इंटरनल ऑडिट में क्या होता है? कंटिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी. कंटिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द functioning of an entity with a view to suggest improvements thereto and add value to and strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's strategic risk management and internal control system. So what is internal audit? It is an independent management function which involves continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements thereto and add value to strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's strategic risk management and internal control system. अभी क्या बोला है कि इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होता कब है? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर. नेमली, हर एक लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको इंटरनल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा. सो एवरी लिस्टेड कंपनी, देन एवरी अनलिस्टेड. अगर अनलिस्टेड है पब्लिक कंपनी तो उस केस में आप 4 चीज़ें देखोगे. और अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आया तो वेरी इंपॉर्टेंट और है एंड नहीं है, बिटवीन द 4 क्राइटेरियाज, राइट. सो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए व्हाट एंड ऑल हैव बीन डिस्कस्ड. अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 crore और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, turnover is 200 crore or more during the preceding financial year, outstanding loans or borrowings from banks or public financial institution exceeds 100 crore or more at any point of time during the preceding financial year, and then is your outstanding deposits of 25 crore or more at any point of time during the preceding financial year. Case based क्वेश्चन आया तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्राइटेरिया ध्यान में रखने पड़ेंगे. सो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट. अभी इंटरनल ऑडिट करवाना है. इंटरनल ऑडिट इज़ अ वेरी लाइक अगेन स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कराओ, इंटरनल ऑडिट भी कराओ, तो इट इज़ वेरी टू मच ऑफ वर्क. तो उस केस में आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 crore और मोर. टर्नओवर 200 crore और मोर. आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स 100 crore or more, and outstanding deposits of 25 crore or more at any point of time during the preceding फाइनेंशियल. एक मेमोरी टेक्निक जो अर्लियर हमने पढ़ा था, 25 50 100 200, 25 50 100 200, राइट. 25 50 100 200, बट सबसे ज़्यादा इफ़ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लिमिट ऑफ से 25 50 100 200, टर्नओवर तो हमेशा सबसे टर्नओवर हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो 200 का क्या हो गया? टर्नओवर. फिर लोन्स भी तो ज़्यादा ही लेते हैं, तो लोन्स के लिए आउटस्टैंडिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स और इंस्टीट्यूशन दिस मच, ठीक है. डिपॉजिट्स का 50 आए, डिपॉजिट्स का 25 आएगा और पेड अप शेयर कैपिटल का 50 आएगा. सो इट इज़ 50 paid up share capital, outstanding deposits is 25, and turnover is 200, and outstanding loans and borrowing is 100. तो 25 50 100 200 याद रखना. डिपॉजिट्स के लिए सबसे कम लिमिट आप याद रखना, राइट. नेक्स्ट, अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो टर्नओवर सिर्फ 2 क्राइटेरिया देखोगे प्राइवेट कंपनी के लिए, दैट इज़ योर टर्नओवर 200 crore or more during the preceding financial year, and outstanding loans or borrowings from banks of public financial institutions exceeding 100 crore or more at any point of time during the preceding financial year. तो इन सब लोगों को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा. और जैसे ही इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, एवरी कंपनी अंडर एनी एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर एनी ऑफ द क्राइटेरिया अबाउ शेल कंप्लाई विद द रिक्वायर, ये कंप्लाई करेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सच सेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के लिए, विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सच सेक्शंस. तो व्हेन इज इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल? एवरी लिस्टेड कंपनी, फिर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. 25, 50, 100, 200. 200 इज टर्नओवर, 100 is outstanding loans, 25 is outstanding deposit and 50 is paid up share capital. प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ टर्नओवर ऑफ 200 crore और मोर एंड आउटस्टैंडिंग के लिए 100 crore और मोर. और अब इन सारी चीज़ों में वेरी इंपॉर्टेंट एंड नहीं है और है, एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. और ये सेक्शन कमेंस होते ही उसके अप्लाई होते ही उसके 6 months के अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने पड़ेंगे ऑफ इंटरनल ऑडिट. अब जो हम बात करते हैं कि अगर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है तो उन कंपनीज़ को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है. तो ये इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? द इंटरनल ऑडिटर शैल बी either a chartered accountant or a cost accountant or such other professional as may be decided by board to conduct the internal audit of the functions and activities of the companies. किस किस का इंटरनल ऑडिट करेंगे? फंक्शंस ऑफ द कंपनीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज. द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. सो हु कैन बी अ इंटरनल ऑडिटर? द इंटरनल ऑडिटर शैल either be a chartered accountant, a cost accountant or such other professional as may be decided by the board to conduct internal audit of functions and activities of companies. The internal auditor may or may not be an employee of the company, right? Next, internal audit क्या होता है? हमने देखा कि इट इज़ इंटरनल ऑडिट ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनीज. अभी इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है? ये वो फंक्शन होता है ऑफ एन एंटिटी जो परफॉर्म करता है अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ जिसको डिज़ाइन किया गया है टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज़, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, राइट? So what is internal audit function? A function of an entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of entities, governance, risk management and control risk processes. अब ये activities कौन से होते हैं? It could be activities that is relating to your governance, it could be activities relating to your risk management and it could be activities relating to internal control. So what are those activities जिसके बारे में वो अश्योरेंस देना चाहते हैं और इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी है कि नहीं? सो एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल. गवर्नेंस में क्या लिखोगे? यहाँ पे जो हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में वो क्या असिस्ट करेंगे कि क्या द गवर्नमेंट प्रोसेस in its accomplishment of its objectives, assess the governance process in its accomplishment of objectives. और वो objectives क्या हो सकते हैं? on ethics and values, performance management and accountability, communicating risk, control information to appropriate areas of organization and effectiveness of communication among TCWG, external and internal auditors and management. तो एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस में क्या होगा कि वो असेस करेंगे कि जो गवर्नमेंट प्रोसेस है वो अकम्प्लिश करते हैं कि नहीं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि एथिक्स एंड वैल्यूज़, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन to appropriate areas of organization and effectiveness of communication among TCWG, external and internal auditors and management. अभी activities relating to risk management, यहाँ पे internal audit function क्या करेगा? assist करेगा entity को ताकि वो identify and evaluate करे significant exposures to risk by and contributing to improvement of risk management and internal control. ये जो internal audit function है perform करेगा procedures to assess the entity in detection of fraud. So activities relating to your risk management. फिर activities relating to internal control, इसमें 4 steps डिस्कस किए गए. पहले तो evaluate करोगे internal control को,
एग्जामिन करोगे ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिव्यू करोगे ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर रिव्यू करोगे कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो 4 एक्टिविटीज़ रिलेट करती है इंटरनल कंट्रोल से। पहले तो इवैल्यूएट, एग्जामिन, रिव्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमारा जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो क्या करेगा, उनको असाइन किया गया है, मे बी असाइन किया जा सकता है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो रिव्यू करे कंट्रोल्स को, इवैल्यूएट करे देयर ऑपरेशंस एंड रेकमेंड करे इम्प्रूवमेंट्स। इन डूइंग सो IAF इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्रोवाइड्स अश्योरेंस ऑन कंट्रोल्स या तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो परफॉर्म कर एंड प्लान कर सकता है टेस्ट एंड अदर प्रोसीजर्स और प्रोवाइड कर सकता है अश्योरेंस टू द मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग effectiveness ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल्स दैट आर रेलिवेंट टू ऑडिट। तो दिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। AIF को असाइन किया जा सकता है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो सकता है रिव्यूइंग कंट्रोल्स, इवैल्यूएटिंग देयर ऑपरेशंस एंड रिकमेंडिंग इम्प्रूवमेंट्स देयर टू। इन डूइंग सो IAF प्रोवाइड्स अश्योरेंस ऑन कंट्रोल। सो दिस इज नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे IAF को असाइन किया जा सकता है रिव्यू करने के लिए द मीन्स यूज to identify, recognize, measure, classify and report financial and operating information, to make specific inquiry into the individual items including detailed testing of transactions, balances, account balances and procedures. So this is nothing but examination of financial and operating information. Next is review of operating activities. IAF को assign किया जा सकता है to review the economy, efficiency and effectiveness of operating activities including non-financial activities of an entity. Review of compliance with laws and regulations. IAF may be assigned to review compliance with laws and regulations and external requirements and with management policies and directives and other internal requirements. So these are the activities relating to internal control. Evaluation of internal control, examination of financial and operating information, review of operating activities and review of compliance with laws and regulations. So this is all about internal audit function, right? ये सारे एक्टिविटीज़ हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इधर जस्ट आप नॉट रियली इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि जो हमारा ICI है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक कमिटी ऑन इंटरनल ऑडिट जिसका शॉर्ट फॉर्म है CIA, कमिटी ऑन इंटरनल ऑडिट। कमिटी ऑन इंटरनल ऑडिट जो एक नॉन स्टैंडिंग कमेटी है 5 फरवरी 2004 में कॉन्स्टिट्यूट किया था विद द ऑब्जेक्ट टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स ऑन इंटरनल ऑडिट, जो आज अभी इसको क्या बोला जा सकता है, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड। आज तक उन्होंने 13 न्यू स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट दिए गए हैं और इन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट का एम किया है कि वो कोडिफाई करे द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द एरिया ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड अ बेंचमार्क ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। जब SIA को फॉर्मुलेट कर रहे थे बोर्ड ने कंसिडर किया था एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, एनवायरमेंट एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज अभी इंटरनल ऑडिट देखा, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखी, इंटरनल ऑडिट फंक्शन देखे, उसके कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखे। अभी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते क्या है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स अगेन एज डिस्कस्ड अर्लियर ये एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो कंपनी अडॉप्ट करता है इंश्योर करने के लिए द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग एथेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records and timely preparation of reliable financial information. तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होते क्या है, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट किए गए हैं बाय द कंपनी बाय इंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट। इंश्योर क्या करते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कि क्या बिजनेस ऑर्डरली एंड एफिशिएंटली कंडक्ट होता है कि नहीं, अधरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records and timely preparation of reliable financial information.
नेक्स्ट, यहाँ पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडिट रिपोर्ट में स्टेट करे वेदर द कंपनी हैज़ एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स। तो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिकेट है क्या, और उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी स्टेट करोगे एज पर 143। और जो रिपोर्टिंग होता है ऑफ इंटरनल फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पज ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट। जो हमारा रिपोर्टिंग होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वो एप्लीकेबल नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज क्वार्टरली और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स unless such reporting is required under any law or regulation. So very important, जो reporting होता है on internal financial controls will not be applicable with respect to interim financial statements such as quarterly or half yearly financial statements unless such reporting is required under any law or regulation, right? Next, what are the objectives of internal, जब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का आप ऑडिट करते हो ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है कि आप एक एक्सप्रेस करें एक ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर क्या लिखा गया है? एनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल है वो प्रोवाइड करता है एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑन द अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर शैल ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ सच कंट्रोल्स। तो जो हमारा बोर्ड रिपोर्ट है ऑफ ऑल कंपनीज स्टेट करेगा डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जो इंक्लूजन ऑफ मैटर्स है दैट इज रिलेटिंग टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन द directors responsibility statement, in addition to the requirement of directors stating that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, for safeguarding of assets of the company, for preventing and detecting fraud and other regularities. Next is, what is the difference between internal financial control and internal control over financial reporting? Past exam का question है। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में आप क्या लिखोगे? आप डेफिनेशन लिखोगे कि ये वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है अडॉप्टेड बाय द कंपनी है फॉर अश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग अडहेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज, safeguarding of its assets, prevention and detection of fraud and error, the accuracy and completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial information. और internal controls over financial reporting का objective लिखोगे that is to express the opinion on the effectiveness of the internal control over financial reporting. Such opinion is in addition to and distinct from. Such opinion is in addition to and distinct from the opinion expressed by the auditor on the financial statement. Such opinion is in addition to and distinct from the opinion expressed by the auditor on the financial statements. So ये होगा difference between internal financial control and internal controls over financial reporting. Next we will discuss about next we will discuss about risk. जब भी आप देखते हो कि यहाँ पे रिस्क है या रिस्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें कंसिडर करते हो तो आपको उनको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। अगर कोई बोलता है कि मैंने रिस्क आइडेंटिफाई तो किया है लेकिन डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको उस रिस्क को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, द ऑडिटर शैल उस रिस्क से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करोगे? पहले तो डिस्कशंस जो हुए हैं एंगेजमेंट टीम के बीच में एंड उन्होंने जो डिसीजंस रीच किए गए हैं उनको आप डॉक्यूमेंट करोगे। सो डिस्कशंस अमॉन्ग द एंगेजमेंट टीम एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच। फिर जो अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन की है ऑफ द एंटिटीज एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल, और जिस सोर्स से आपने इन अंडरस्टैंडिंग ली है और आपने जो रैप परफॉर्म किया है उसके की एलिमेंट्स को भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। सो द की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग obtained regarding each of the aspects of the entity, its environment, and each of internal control component, the source of information from which the understanding was obtained, and the risk assessment procedures performed. Next is identifying and assessing the risk of material misstatement at the financial statement level and at the association level. और जो risk identified है उसके related controls about which the auditor has obtained an
अंडरस्टैंडिंग। तो इन 4 चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट करोगे। क्या होगे वो? डिस्कशंस अमॉन्ग द एंगेजमेंट टीम एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजन रीच, द की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग obtained regarding each of the aspects of the entity, its environment and each of the internal control component, the source of information from which the understanding was obtained, and the risk assessment procedures performed, identifying and assessing risk of material misstatement at the financial statement level and the assertion level, the risk identified and related controls about which the auditor has obtained an understanding। तो ये 4 चीज़ों की आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ये जो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जो ऑडिटर अप्लाई करता है वो होगा प्लानिंग स्टेज में, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं और जब वो इवैल्यूएट कर रहे हैं द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी है आप कब वो अप्लाई करोगे? बोथ इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स on the audit and of uncorrected misstatements if any on financial statements informing the opinion in the auditor's report। फिर auditor का objective क्या होता है? To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF, and to report on the financial statements and communicate as required by the SAs। Auditor obtain करेगा reasonable assurance by obtaining sufficient and appropriate audit evidence। वो reasonable assurance कैसे obtain करेगा? By obtaining evidence to reduce the audit risk to an एक्सेप्टेबली लो लेवल। फिर ऑडिट रिस्क का आप डेफिनेशन लिखोगे कि ये वो रिस्क है कि ऑडिटर एक्सप्रेस करता है इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क होता क्या है? ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क जो है वो कंसिडर किया जाता है थ्रू आउट द ऑडिट, इन पर्टिकुलर जब identifying and assessing risk of material misstatement, determining the nature, timing, extent of further audit procedures, evaluating the effect of uncorrected misstatements if any on the financial statements, and informing the opinion in the auditor's report। इन 3 केसेस में आप मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क को कंसिडर करोगे थ्रू आउट द ऑडिट। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट, इन पर्टिकुलर व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड assessing risk of material misstatement, determining the nature, timing, extent of further audit procedures, and evaluating the effect of uncorrected misstatements if any on financial statements, and informing opinion in the auditor's report। right, ये हम लास्ट में कर लेंगे। then it is okay, so next we will discuss about evaluation of internal control by the auditor। की इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि कंट्रोल रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, क्या हम कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, एंड ऑल दैट स्टफ। अभी उन इंटरनल कंट्रोल को हम एवेल्युएट करेंगे। सो ऑडिटर इज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट? ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट द एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम। तो जब ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम आप बनाते हो उसमें उसका एक पार्ट इंटरनल पार्ट है कि एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक वो करेक्ट क्वेश्चंस की examination and evaluation of internal control system is an indispensable part of the overall audit program। The auditor needs reasonable assurance that the accounting system is adequate and that all the accounting information which should be recorded has in fact been recorded। Internal control तो इनफैक्ट रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली contributes to such assurance। The auditor should gain an understanding of the accounting system and the related internal controls, and should study and evaluate the operations of these internal controls upon which he wishes to rely in determining the nature, timing, extent of the other audit procedures। तो पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है इधर, एग्जामिन और एवेल्युएट करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है ऑफ द ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एडिक्वेट है और सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है। उसके लिए
ये अश्योरेंस चाहिए तो इंटरनल कंट्रोल कंट्रीब्यूट करता है ये अश्योरेंस। नाउ अब जब आप इवैल्यूएट करते हो इंटरनल कंट्रोल्स को तो उनके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स टू द ऑडिटर? जब आप इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करोगे तो आप जान पाओगे कि वेदर फ्रॉड एंड एरर, क्या बोला मैंने, whether fraud and error are likely to be located in the ordinary course of operations and of business, whether adequate internal control system is in use and operating as planned by the management, whether an effective internal auditing department is operating, whether any administrative control has a bearing on his work, whether controls are adequately safeguarding the assets, whether what are the areas where the control is weak and where it is excessive, whether some worthwhile suggestions can be given to improve the control system, what would be the appropriate audit technique and the audit procedure in the given circumstances, the extent and the depth of examination that he needs to carry out in the different areas of accounting, and how say related 2 points, how far and how adequately management is discharging its function insofar as correct recording of transaction is concerned, and how reliable is the reports, records and certificates to management can be. So these are some of the benefits of evaluation of internal controls to the auditor. वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करोगे तो फ्रॉड का एक बेनिफिट होगा. सो वेदर एरर और फ्रॉड आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, फिर इंटरनल कंट्रोल है भी तो एडिक्वेट है कि नहीं. सो वेदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज एंड ऑपरेटिंग एज प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट. और फिर इंटरनल कंट्रोल का एक ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट होगा तो क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं वो डिपार्टमेंट. सो वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज इन ऑपरेशन. फिर जो एडमिन का कंट्रोल है क्या वो काम के ऊपर एक बेयरिंग रखता है. सो वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज़ अ बेयरिंग ऑन हिज वर्क. कंट्रोल से रिलेटेड तीन चार पॉइंट्स है. ठीक है, तो जो कंट्रोल थे क्या वो एडिक्वेटली सेफ गार्ड करते हैं एसेट्स को. वेदर देर आर एरियाज जहाँ पे कंट्रोल इज़ वीक और वेयर इट इज़ एक्सेसिव. वीक है या एक्सेसिव है तो उसके बराबर आप सजेशंस दे सकते हो. सो वेदर सम वर्थवाइल सजेशंस कैन बी गिवन टू इम्प्रूव द कंट्रोल सिस्टम. what would be the appropriate audit technique and the audit procedure in the given circumstances, and the extent and the depth of examination that he needs to carry out in the different areas of the accounting. How far and how adequately management is discharging its function in so far as correct recording of transactions is concerned, and how reliable the reports, records and certificates to management can be. So I hope it is clear what are the benefits of internal control to auditor. फ्रॉड से रिलेटेड एक पॉइंट, एडिक्वेट है कि नहीं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेफगार्ड को एसेट्स को सेफगार्ड करते हैं कि नहीं कंट्रोल. एक्सेसेस आर वीक, कुछ सजेशंस, अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक, डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन एंड हाउ से रिलेटेड 2 पॉइंट. राइट, नेक्स्ट इधर से हमारे करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस के बहुत चांसेस बनते हैं. जब आप फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम करते हो वो कर सकते हो ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल. सो फर्स्ट यू हैव टू टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड देन फॉर्मुलेट एन ऑडिट program. So formulate audit program after understanding internal control. Now so what and all has been discussed. Auditor जो है वो formulate कर सकता है एक entire audit program only and only after he has had a satisfactory understanding of the internal control systems and their actual operations. तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑडिटर फॉर्मुलेट कर सकता है अपना एंटायर ऑडिट प्रोग्राम ओनली अगर उसने एक सेटिस्फैक्ट्री अंडरस्टैंडिंग ली है ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एक्चुअल ऑपरेशंस. इफ़ ही डज नॉट केयर टू स्टडी दिस एस्पेक्ट, अगर ये चीज़ वो कंसिडर नहीं करेगा तो ऐसा होगा कि उसके जो ऑडिट प्रोग्राम है वो वाइडली अननेसेसरली हैवी हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट, जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, वो लॉस्ट हो जाएगा इन द मास ऑफ एंट्रीज एंड वाउचर्स. तो ये एस्पेक्ट कंसिडर करना ज़रूरी है कि वो ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करेगा ओनली आफ्टर हैविंग एन सेटिस्फैक्ट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड देयर एक्चुअल ऑपरेशंस. और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट टू नो है कि वेदर द सिस्टम एक्चुअली इन ऑपरेशन है कि नहीं. ऑफन क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि सिस्टम को इंस्टॉल तो कर सकते हैं लेकिन फॉलोअप बराबर नहीं होता है बाय द मैनेजमेंट.
to ensure compliance. तो the auditor in such circumstances क्या होगा, may be led to believe that कि system तो operation है, जबकि reality में वो operation या बेस्ट ऑपरेशन में नहीं है या बेस्ट ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, बट ओनली पार्शियली इट इज ऑपरेटिंग. सो द स्टेट ऑफ द अफेयर्स इज प्रॉब्ली द वर्स्ट दैट द ऑडिटर may come across, and he would be in the midst of confusion if he does not take care. So it is important. Why it is important that he should formulate his entire audit program only after he has had a satisfactory understanding of the internal control system and their actual operation. If he does not take care of this thing, it is very likely that his audit program may become unwidely and unnecessarily heavy, and the object of the audit may become altogether lost in mass of entries and vouchers. So it is important to know whether the system is actually in operation or not. Often after an installation of a system, no proper follow up is there by the management to ensure compliance. तो इस केस में auditor may be led to believe that the system is in operation, which in reality may not be altogether in operation, or a system or maybe at best operate only partially. तो ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ये प्रोबेबली द वर्स्ट है दैट द ऑडिटर में कम अक्रॉस, एंड ही वुड बी इन द मिडस्ट ऑफ कन्फ्यूजन इफ ही डज नॉट टेक केयर. साथ ही साथ क्या लिखा है, इट वुड बी बेटर होगा कि ऑडिटर अंडरटेक करे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द क्लाइंट. इट इज बेटर यू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल. दिस विल गिव हिम इनफ टाइम टू assimilate द कंट्रोल एंड implications and will enable him to be more objective in the framing of audit program. He will also be in a position to bring to the notice of the management. उसको management को ये चीज़ें भी दिखानी पड़ेंगी, that is the weaknesses of the system, and suggest करेगा measures and improvement. At a further interim date or in the course of the body, he may ascertain how far the weaknesses has been removed or not. Right. Next. From the foregoing, it can be concluded that the extent and nature of the audit program is substantially influenced by the internal control system in operation. In deciding upon a plan of test checking, the existence and operation of internal control system is of great significance. ये भी correct incorrect के लिए important है. क्या लिखा गया है कि जो extent and nature है audit program, वो influence होता है by the internal control system of in operation. तो अगर आपको टेस्ट चेकिंग करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इस बराबर है कि नहीं. तो इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इफ यू आर डिसाइडिंग टू प्लान अपॉन द टेस्ट चेकिंग. नेक्स्ट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन इट्स कंटेंट एंड वर्किंग. ऑल्सो enables the auditor to decide upon the appropriate audit procedure to be applied in different areas to be covered in audit प्रोग्राम. जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर को लगता है वीक है, तो ऑडिटर चूज कर सकता है एक ऑडिटिंग प्रोसीजर और टेस्ट दैट अदरवाइज माइट नॉट बी रिक्वायर्ड. सो ही माइट एक्सटेंड सर्टेन टेस्ट टू कवर. अगर वीक है तो वो टेस्ट कवर करेगा लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अदर दैन और अदर आइटम्स दैन ही अदरवाइज शुड would examine, and at times he may perform additional tests to bring him the necessary satisfaction. So I hope it is clear. Important क्या है, ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया जाएगा ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी. फिर जो ऑडिट प्रोग्राम का जो एक्सटेंट एंड नेचर है वो इन्फ्लुएंस है बाय द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ये ग्रेटर सिग्निफिकेंस है अगर आप डिसाइड कर रहे हो टेस्ट चेकिंग के लिए. अगर कंट्रोल्स वीक है तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को टेस्ट कर सकते हो या एडिशनल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो एक सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करने के लिए. अभी ये जो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है, मेथड्स है, उसके क्या पॉइंट्स लिखे हैं. पहले तो क्या बोला है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. आप एक रिव्यू कैसे करते हो, रिव्यू करते हो बाय अ प्रोसेस ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड बाय द मैनेजमेंट. तो अगर आपको रिव्यू करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो आप डिटरमाइन करो कि जो कंट्रोल और प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट में लेड डाउन किए उसको डिटरमाइन करो कि क्या कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स है जो मैनेजमेंट ने लेड डाउन किए. बाय रीडिंग कंपनी के मैनुअल्स पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स पढ़ सकते हो, फ्लो चार्ट्स पढ़ सकते हो और इंक्वायरीज कर सकते हो फ्रॉम ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़. द ऑडिटर में ascertain द कैरेक्टर, स्कोप एंड एफिकेसी ऑफ कंट्रोल system, to acquaint himself about how all the accounting information is collected and processed, and to learn the nature of controls that make the information reliable and protect the company's assets. calls for considerable skill होना चाहिए, knowledge होना चाहिए. बहुत केसेस में क्या होता है, ये जो हमारे
वेरी लिटिल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो है इज़ अवेलेबल इन राइटिंग. द ऑडिटर मस्ट आस्क द पीपल. उसके लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, राइट पीपल को राइट क्वेश्चंस पूछना चाहिए. इफ़ ही गेट्स द इंफॉर्मेशन, if he is to get the information he wants, it would be better if he makes written notes of the relevant information and procedures contained in manual or ascertained on inquiry. ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, तो उसको राइट पीपल को राइट क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तभी वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा और उसको राइट भी करना चाहिए. तो वो इन्फॉर्मेशन असमिलेट करने के लिए टू फैसिलिटेट द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रॉपर रिव्यू है ऑडिटर ये 4 तरीके यूज़ कर सकते हैं. या तो नरेटिव रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, चेकलिस्ट से, क्वेश्चनर से या फ्लो चार्ट से. सो टू फैसिलिटेट एंड एक्यूमुलेट of the information necessary for proper review and evaluation of internal control, auditor can consider any of the following. narrative record क्या होता है, ये एक कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर. एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर सच और रिकॉर्ड इज डेवलप्ड. आप ये नैरेटिव रिकॉर्ड डेवलप करने से पहले आपको एक्चुअली टेस्ट एंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ये नैरेटिव रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, तो ये कहाँ पे रेकमेंड होता है, रिकमेंडेड होता है जहाँ पे नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन होता है या वुड बी मोर सूटेड टू स्मॉल बिजनेसेस, राइट. सो ये होता है हमारा नैरेटिव रिकॉर्ड. इसी नैरेटिव रिकॉर्ड के आपके डेफिनेशंस क्या होंगे. टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. पूरे सिस्टम को कॉम्प्रिहेंड करना, फिर कंक्लूजन्स पे पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. वीकनेस और गैप सिस्टम्स पे आइडेंटिफाई करना बहुत ये एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि उनका फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होता ही नहीं है, राइट. So to incorporate changes assigning on account of reshuffling of manpower etc. So this is हर बार वो एक चीज़ के लिए कोई एक दूसरा आदमी ओनर या मैनेजर या एम्प्लॉय लाइक एनीबडी कैन डू इट ना, तो रीशफल होते हैं मैन पावर, तो चेंजेस सब इनकॉर्पोरेट करना वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो व्हाट इज़ नैरेटिव रिकॉर्ड, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर. एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड. recommended in cases where no formal control system is in operation and would be more suited to small businesses. What are the disadvantages of narrative records? To comprehend the system in operation is quite difficult. To identify weaknesses or gaps in the system. To incorporate changes arising on account of reshuffling of manpower. Now what is checklist? Checklist में एक series of questions, instructions या questions होते हैं which a member of auditing staff must follow and or answer, right. So a series of instructions or questions होते हैं that a member of auditing staff must follow and or answer. When he completes instruction, he initials the space against the instructions. Answers to the checklist instructions are used. जो answers होते हैं to the checklist instructions वो usually yes, no or not applicable होते हैं. This is again on the job requirement and the instructions are framed having regard to the desirable elements of internal control. So what is checklist? Checklist is a series of instructions and or questions which a member of auditing staff must follow or answer. When he completes instruction, he initials the space against the instruction. Answers to the checklist instructions are usually yes, no or not applicable. This is again on the job requirement and instructions are framed having regard to the desirable elements of control. Examples बताओ कुछ checklist के. Are tenders called before placing orders? Are the purchases made on the basis of return order? Is the purchase order form standardized? क्या और परचेज ऑर्डर फॉर्म्स प्री नंबर्ड है? क्या इन्वेंट्री कंट्रोल्स मेंटेन किए गए हैं बाय द पर्सन्स हु हैव नथिंग टू डू with custody of work, receipt of inventory, inspection of inventory and purchase of inventory. The complete checklist is studied by the principal manager senior to ascertain existence of internal control and evaluate its implementation and efficiency. अभी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या होता है? चेकलिस्ट में क्या होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस होते हैं चेकलिस्ट में. क्वेश्चनर में क्या होता है? यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. क्या होते हैं इधर? कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट इज कंसर्निंग द इंटरनल कंट्रोल. ये एक बहुत ही मोस्ट वाइडली फॉर्म ऑफ
method to obtain information is your internal control questionnaire. So most widely used form है for collecting information about existence, operation and efficacy of internal control in the organization. इसका advantage ही ये है कि the oversight or the omission of internal control is less likely to occur with this method. ओवरसाइट या किसी भी सिग्निफिकेंट चीज़ को ओमिट करना वो नहीं हो सकता है इन केस ऑफ इंटरनल कंट्रोल questionnaire. So advantages: what oversight or omission of significant internal control review procedure is less likely to occur with this method. अगर एक proper questionnaire होगा तो सारे internal control evaluation हो सकते हैं. The review can be made more easily on an interim basis. Review को और easy करना है तो interim basis पे आप ये questionnaires बना सकते हो. Questionnaires also provide करता है an orderly means of disclosing control defect. In general practice, to review the internal control system annually and record the review in detail. The questionnaire generally questions are framed that yes answer. तो yes का जो आंसर होगा वो डिनोट करेगा एक satisfactory position. No का आंसर सजेस्ट करेगा weaknesses. Provision is made for explanation or further details of no answers. अगर क्वेश्चन बिजनेस से रेलेवेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन दिया जाएगा. The questionnaire is usually issued to the client and the client is requested to ये क्लाइंट हम क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फिल करे बाय द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज़. अगर इफ़ ऑन पेरोसल और इफ़ ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द आंसर्स इनकन्सिस्टेंसीज और अपेरेंट इनकॉन्ग्रुइटीज नोटिस किए जाते तो मैटर डिस्कस किया जाता है ऑडिटर स्टाफ से with the client employees for a clear picture. The auditor concerned then prepares a report of deficiencies and recommendations for improvement. So this is all about internal control questionnaires. पहले तो ये definition लिखोगे, इसका advantage लिखोगे, इसके आंसर्स किस तरह का होते हैं और क्या डिनोट करता है, अगर इनकन्सिस्टेंसी हुई तो क्या करोगे, और ये आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हो कि वो क्वेश्चनर वो फिल कर सके. अभी फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है. क्या है फ्लो चार्ट? एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फ्लो चार्ट को कंसिडर किया जाता है is considered to be the most concise way of recording the auditor's review of the system. It is the most concise way of recording the auditor's review of the system. It minimizes the amount of narrative explanation and thereby achieves the consideration or presentation that is not possible in any other form. It gives a bird's eye view of the system and the flow of transactions and integration and in documentation can be easily spotted and improvements can be suggested. So this is all about flow chart. यहाँ पे क्या होता है? It is a graphic presentation of each part of the company's system of internal control. A flow chart is considered to be the most concise way of recording the auditor's review of the system. It minimizes the amount of narrative explanation and thereby achieves a consideration or presentation not possible in any other form. It gives bird's eye view of the system and flow of transactions and integration and in documentation can be easily spotted and improvements can be suggested. So it is necessary that the auditor to study the significant features of the business carried on, the nature of activities, various channel of goods and materials as well as cash both inward outward, and also a comprehensive study of the entire process of manufacturing, trading and administration. This will help him to understand and evaluate the internal control in the correct perspective. Right? Okay. Next we will discuss about testing of internal control and IT environment. इन दोनों को characteristics क्या होंगे, right? So characteristics of the manual and automated controls of internal control relevant to the auditor's assessment of risk has been explained here, right? पहले तो controls in manual and IT systems. इधर क्या लिखोगे? जो controls होते हैं manual में और IT systems में. So the use of manual or automated elements in internal controls affect the manner in which transactions are initiated, recorded, processed and reported. जो controls होते हैं manual system में वो include करते हैं procedures जैसे कि approval and review. What is it? Approval and review of transactions, reconciliations and follow-up of reconciliation items. Alternatively, an entity may use automated procedures to initiate, record, process and report transaction in which records in electronic format replace the paper documents.
कंट्रोल्स जो IT सिस्टम में होते हैं कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. फर्दर मैनुअल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं IT सिस्टम्स में. मैनुअल कंट्रोल्स में बी इंडिपेंडेंट ऑफ IT, मे यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय IT और may be limited to monitoring the effective functioning of IT and of automated controls and to handling exceptions. So this is all about controls in manual how it is and controls in IT system how it is. Use of IT का जो use है, an entity's mix of manual automated elements in internal controls varies with the nature and complexity of the entity's use of IT जो होता है, IT has some benefits on internal control. क्या होंगे कि consistently applies predefined rules and performs complex calculations and processing large volumes of data, enhance the timeliness, availability and accuracy of information, facilitates the additional analysis of information, enhances the ability to monitor the performance of the entity's activities and its policies and procedures, reduces the risk that controls will be circumvented, and enhances the ability to achieve effective segregation of duties by implementing security controls in applications, databases and operating systems. So these are some of the benefits that IT has on entities internal कंट्रोल. तो IT के वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है. वैसे ये IT के कुछ रिस्क भी हो सकते हैं ऑन द इंटरनल कंट्रोल. दैट इज़ इट वुड बी योर reliance on systems or programs that are inaccurately processing data or processing inaccurate data, or both, unauthorized access to data that may result in destruction of data or improper changes to data, including the recording of unauthorized or non-existent transactions or inaccurate recording of transactions. Particular risk may arise when multiple users access a common database. फिर क्या होता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि IT पर्सोनल जो है वो गेन कर सकता है privileges beyond those necessary to perform their assigned duties, thereby breaking down segregation of duties. Unauthorized changes to data in master files, unauthorized changes to systems or programs, failure to make necessary changes to systems or programs, inappropriate manual intervention, and potential loss of data or inability to access data as required. So these are some of the IT risks on entities internal control. Another characteristic is suitability. So manual elements in internal control may be more suitable where judgment and discretion are required. तो वहाँ पे manual elements ज़्यादा suitable है than your automated. Reliability हो सकती है. Manual elements in internal control जो होते हैं वो less reliable होते हैं than automated elements. क्यों manual controls less reliable होते हैं और automated ज़्यादा reliable होते हैं? क्योंकि that can be more easily bypassed, ignored or overridden, and they also may be prone to simple errors and mistakes. Consistency of application of manual control element cannot therefore be assumed. फिर हमारे nature of entities जो information system है वो vary करता है depending on the nature and characteristics of the information system. The entity responds to the risk arising from the IT or from use of manual elements and internal control by establishing effective controls in light of the characteristics of the entity information system. ठीक है, जो भी है. So these are the characteristics of internal control and IT environment. Controls in manual and IT system, use of IT के कुछ benefits on internal control, IT के कुछ risk on internal control, suitability, reliability, nature of entities information system as well, right? Next. Okay, so this one part is left out, that is testing of internal control. जो testing of internal control होता है वो दो जगह पे होता है. तो what is it written over here? Test of controls are performed to obtain audit evidence about the अगर correct question में पूछते हैं कि test of controls perform किया जाता है ताकि आप जान पाए operating effectiveness of controls, आप बोलेंगे हाँ correct है, but answer में ये दो points भी आप लिख के आओगे. So test of controls are performed to obtain audit evidence about the effectiveness of design of accounting and internal control systems, whether they are suitably designed to prevent or detect and correct material misstatement, and the effectiveness of operation of internal control throughout the audit. Test of controls जो है वो include करता है test of elements of control environment, where strengths in control environment are used by the auditors to reduce the control risk. So they are performed to obtain evidence about the effectiveness of design of accounting and internal control systems, whether they are suitably designed or not, and operation of internal control system throughout the audit. Selective testing is being done by the application of procedural test and auditing depths. ठीक है.
अभी कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. उसको may not have been specifically planned as test of controls but may provide audit evidence about the effectiveness of the design and operation of internal controls relevant to certain assertions and consequently वो serve कर सकते हैं test of control. तो specifically planned नहीं किए गए थे पहले, लेकिन बाद में एविडेंस मिल जाने की वजह से अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल वो कॉन्सिक्वेंटली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तरह सर्व कर जाते हैं. For example, in obtaining the understanding of the accounting and internal control system pertaining to cash, the auditor may have obtained audit evidence about the effectiveness of bank reconciliation process through inquiry and observations, right? नेक्स्ट इस ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है कि जो दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, द ऑडिटर में यूज द ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड it is sufficient to support a control risk assessment at a less than high levels. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इंस्पेक्शन, it includes inspection and then your inquiries and observation, re-performance and testing, inspection of documents supporting transactions and other events to gain audit evidence that internal control have operated properly, for example verifying that the transaction has been authorized. Inquiries about an observation of internal control which leave no audit trail, for example determining who actually performs each function and not merely who is supposed to perform it. Re-performance involves auditors' independent execution of procedures or controls that were originally performed as a part of entity's internal control. Example, reconciliation of bank accounts to ensure that they were correctly performed by the entity. Testing of internal control or operating on a specific computerized application and or the overall information technology functions, for example, access or program change control. So if they ask you in exam कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आप ये 4 चीज़ें लिख के आओगे एंड क्वाइट लाइकली दैट इट कुड बी आस्क्ड. नेक्स्ट, while obtaining audit evidence about the effectiveness of operation of internal controls, auditor consider करता है अभी ये effective है कि नहीं. तो auditor क्या consider करता है? how they were applied, the consistency with which they were applied and by whom they were applied. The concept of effective operation recognizes some deviations may have been occurred. Deviations from prescribed control may be caused by factors such as changes in key personnel, significant seasonal fluctuations, volume of transactions and human errors. When deviations are detected, auditor specific inquiry करता है regarding the matters. Particularly क्या inquiry करेगा? The timing of staff changes, key internal control functions and everything. The auditor ensures that the test of controls appropriately covers such period of change or fluctuations, right? नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके बेस पे आप इवेल्युएट करोगे कि इंटरनल कंट्रोल डिजाइन और ऑपरेट किए गए हैं एज रिक्वायर्ड बाय द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क. द इवेल्युएशन ऑफ deviations may result that the auditor concluding that the assessed level of control risk need to be revised. In such cases, auditor would modify the NTE of planned substantive audit procedures. Before the conclusion of the audit, based on the result of the substantive procedures and other audit evidence obtained by the auditor shall consider whether assessment of control risk is confirmed or not. Audit को conclude करने से पहले कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट कंफर्म हुआ है कि नहीं वो देखोगे. इन केस ऑफ डिविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर वुड मेक specific inquiries to consider implications, whether on the basis of such inquiries the auditor concludes that the deviations are such that preliminary assessment of control risk is not supported, he would amend the same unless audit evidence is obtained from other test of controls that support the assessment. Where the auditor concludes that the assessed level of control risk needs to be revised, he would modify the nature, timing, extent of other planned audit substantive procedures. Suggestion क्या होंगे? Actual operation of internal control should be tested by the application of procedural test and examination in depth. प्रोसीजरल टेस्ट का मतलब क्या होता है? बोलो. प्रोसीजरल टेस्ट का सिंपली मीन्स टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एट ईच स्टेज थ्रू विच इट फ्लोज. फॉर एग्जाम्पल सेल्स प्रोसीजर. तो प्रोसीजरल टेस्ट का एग्जाम्पल होगा तो आप सेल्स प्रोसीजर्स लिखोगे. सेल प्रोसीजर क्या होगा?
ये बोलता है कि बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑर्डर पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द रेलिवेंट आर्टिकल शुड बी नोन टू असर्टेन वेदर द ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 9। तो इन्वेंट्री पोजीशन के बारे में आप जानो ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले। फिर आप एडवाइस करोगे, अभी आपको दूसरों लोगों से ऑर्डर मिल रहा है तो गोडाउन में इन्वेंट्री है कि नहीं वो तो जानना चाहिए, तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी नोन। फिर एन एडवाइस अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ सेल्स मैनेजर शुड बी सेंट to the party placing the order, internal reference number and the acceptance of the order. The advice should be prepared on a standardized form and a copy thereof should be forwarded to the inventory section to enable it to prepare for the execution of the order in time. The credit period allowed to the party should be the normal credit period. For any special credit period, a special authorization of sales manager would be necessary. The rate at which the order has been accepted and other items about transport insurance should be clearly specified. Before deciding upon the credit period, a reference should be made to the credit section to know the credit worthiness of the party and particularly whether has honored its commitment in the past or not, right? So if the credit has actually been granted without reference, if credit has actually been granted without a reference to the credit section to know the credit worthiness of the party, it is possible that the amount may prove bad because of the financial crisis or deadlock in the management of the party, a fact which could have been easily gathered from the credit section. Similarly, if an order is received without a reference to the inventory section, it is likely due to the non-availability of the inventory on the stipulated date. Execution of order may be delayed and the company may have to compensate the buyer for the damages suffered by him. So this is all about test of controls, some procedural test of internal control. So this is all about your chapter number 4.